एवरीवन। इस वीडियो में मैं इज़राइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करूंगा, जो कि अभी चल रहा सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल इशू है। कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये हमास वर्सेस इज़राइल वाली वॉर जैसा है या फिर रशिया यूक्रेन जैसी वॉर है, पर ऐसा नहीं है। यह है एक डायरेक्ट स्टेट टू स्टेट कॉन्फ्लिक्ट जहां दोनों साइड के पास न्यूक्स हैं, एलाइज हैं और सेंचुरीज पुरानी शिकायतें हैं। 13 जून को क्या हुआ उससे शुरू करते। 13 जून को इसराइल ने एक ऐसा काम किया जो पास्ट 30 ईयर्स में कभी नहीं हुआ था, जो कि था डायरेक्ट अटैक ऑन इरानियन सॉइल। इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर, गैस फील्ड्स और ऑयल रिजर्व्स पे स्ट्राइक किया। मोसाद ने ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट और मिलिट्री लीडर्स को टारगेट किया। ये कोई वार्निंग शॉट नहीं था, ये था फुल ब्लोन डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। अब इसके बाद ईरान भी चुप बैठने वालों में से नहीं था। उसने तुरंत लॉन्च किया ऑपरेशन सीवियर पनिशमेंट। बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स की बारिश हुई टेल एवीव, याफो और जेरूसलम पर। आयरन ड्रोन्स जैसे पावरफुल डिफेंस सिस्टम भी इसे रोक नहीं पाए। हंड्रेड्स ऑफ लाइफ लॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉयड। ये सब सिर्फ एक रिवेंज या इमोशनल रिटेलिएशन नहीं था, ये था ईरान का सिग्नल। वी आर नॉट जस्ट अ प्रॉक्सी पावर एनी मोर, वी आर रेडी फॉर डायरेक्ट कॉम्बैक्ट। क्वेश्चन ये हो सकता है कि अभी 13 जून को ही अटैक क्यों किया गया। इसका रीज़न है इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद को पता चला कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अपने फाइनल स्टेज में है, और अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब बन गया तो मिडिल ईस्ट के पावर डायनेमिक्स ही बदल जाएंगे। इसलिए पीएम नेतन्याहू ने खुद कहा, बी प्रिपेयर्ड फॉर अ लॉन्ग वॉर, यानी कि डी एस्केलेशन एजेंडा में ही नहीं है। अभी की सिचुएशन यह है कि सिर्फ लीडर सामने आकर स्पीच नहीं दे रहे हैं, सायरन बज रहे हैं और ये वॉर ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है। और जब एक तरफ है इजराइल, जिसके पास वर्ल्ड्स बेस्ट साइबर एंड इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज़ हैं, और दूसरी तरफ है ईरान, जिसका कंट्रोल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जैसे चोक पॉइंट पर, तो दुनिया से स्पेक्टेटर बनकर नहीं रहेगी। ये डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करेगा और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बन जाएंगे ग्लोबल थ्रेट्स। सो दिस इज़ नॉट जस्ट इजराइल वर्सेस ईरान, दिस इज़ वर्ल्ड स्टेबिलिटी वर्सेस टोटल कोलैप्स। अब ऐसा क्यों है वो वीडियो में आगे पता चलेगा। जब हम वर्ल्ड वॉर 3 की बात करते हैं, हम अक्सर सोचते हैं कि पावर उसके पास है जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, सोल्जर्स हैं, टैंक्स हैं, पर असल पावर उसके पास है जो दुनिया को एनर्जी देता है, और वो है ऑयल। और दुनिया का 20% ऑयल पास करता है एक नैरो सी राउट से, जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। ये गल्फ का एक चोक पॉइंट है। यहाँ हर दिन 18 से 19 मिलियन ऑयल बैरल्स गुजरते हैं, मतलब हर तीसरा शिप जो क्रूड ऑयल ले जा रहा होता है वो इसी स्ट्रेट से निकलता है। और ये पूरा एरिया ईरान के मिलिट्री रेडार के अंडर आता है। ईरान ने ऑलरेडी कुछ शिप के जीपीएस सिग्नल जैम करना स्टार्ट कर दिया है, जिसका रिजल्ट है शिप्स कंफ्यूज हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं और ऑयल प्राइसेस स्पाइक कर रहे हैं। इमेजिन करो, अगर ईरान इसको ब्लॉक कर देता है तो चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया सबके सप्लाई चोक हो जाएंगे। ऑयल अगर $10 पर बैरल भी बढ़ गया तो इंडिया का इंपोर्ट बिल 5 बिलियन से ऊपर चला जाएगा। और यही है ईरान का गेम। अगर इजराइल उसकी इकोनॉमी पर वार कर रहा है तो ईरान पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को नीचे ले आएगा। ऑयल डिपेंडेंट कंट्रीज जिनके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है वो कोलैप्स के एज पर पहुंच जाएंगी। आपने सुना होगा वर्ल्ड वॉर 3 विल बी फॉट फॉर वाटर। हमने सोचा था वो ड्रिंकिंग वाटर होगा, लेकिन यहाँ वाटर का मतलब है ट्रेड वाटर राउट्स। और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस ब्लॉक हो गया तो दुनिया लिटरली चोक हो जाएगी। ये थ्रेट सिर्फ इजराइल के लिए नहीं है, ये चाइना, इंडिया, यूरोप सबके लिए एग्जिस्टेंशियल है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि इस लड़ाई के स्टेक्स क्या हैं। अब अमेरिका की बात कर लेते हैं। अमेरिका दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री है, पर जियोपॉलिटिक्स में सबसे बड़ा टू फेस प्लेयर है। ऑन वन हैंड ट्रम्प बोलते हैं, वी डिडंट अटैक विद इजराइल बट येस वी न्यू अबाउट द स्ट्राइक बिफोर हैंड। ये क्लासिक यूएस स्टाइल प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी है। ट्रम्प ने ये कहा, पर ग्राउंड पे जो हो रहा है वो कुछ और ही कह रहा है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स यूएसएस ट्रूमैन और यूएसएस कार्ल विल्सन पर्शियन गल्फ में तैनात हैं। KC-135 और KC-46 प्लेन्स रिफ्यूलिंग के लिए रेडी हैं। यूएस नेवी डिस्ट्रॉयर्स मेडिटेरेनियन में रिपोजिशन हो चुके हैं। इजराइल को आयरन ड्रोन और एडवांस मिसाइल डिफेंस मिल रहा है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अमेरिका इज़ ऑलरेडी इन्वॉल्व, और ये सब एक रीज़न से हो रहा है। यूएस अमेरिका वांट्स रिजीम चेंजेस इन ईरान।
उन्हें चाहिए कोई पपेट जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे कंट्रोल करे, जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म को कंट्रोल करे। और ये पपेट उन्हें जिस कंट्री में दिख रहा है वो है पाकिस्तान। आपको लग रहा होगा कि पाकिस्तान कैसे? अभी रीसेंट न्यूज़ आई थी, पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल आसिम मुनीर को ट्रंप ने व्हाइट हाउस डिनर पे इनवाइट किया। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ग्राउंड ऑलरेडी सेट है। पाकिस्तान के पास है न्यूक्लियर वेपन्स और साथ में स्ट्रेटेजिक लोकेशन। देखो, यूएस को चाहिए बस ईरान पे नज़र रखने के लिए कोई। अगर हम पाकिस्तान को देखें तो उनके पास है लोकेशन लेवरेज। इस चीज़ पर चाइना का मूव भी समझ लेते हैं। जब इसराइल ने ईरान पे अटैक किया तो चाइना ने तुरंत रिएक्ट किया। दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल, ये इंटरनेशनल लॉस का वायलेशन है। पर क्या चाइना सच में पीस चाहता है? देखो, चाइना का सबसे पहला मोटिव है एनर्जी सिक्योरिटी। चाइना दुनिया का बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर है, हर दिन लैक ऑफ बैरल्स इंपोर्ट करता है और उसमें मेजर सप्लायर है ईरान। 2021 में चाइना ने ईरान के साथ एक $400 बिलियन का मेगा डील साइन किया था, जिसमें थी 25 ईयर स्ट्रेटेजिक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इस डील के अंदर चाइना ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल एंड गैस और टेलीकॉम सब कुछ डेवलप करेगा। बेसिकली ईरान बन जाएगा चाइना का फ्यूल सिस्टम। तो जब इसराइल उस फ्यूल स्टेशन को डिस्ट्रॉय करता है तो चाइना को फ्यूचर इनसिक्योरिटीज़ महसूस होती है, लेकिन चाइना ये सब कुछ ओपनली अपोज करने का रिस्क भी नहीं ले सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी चाइना ग्लोबल डोमिनेंस की रेस में है। वो अपने आप को पीस ब्रोकर दिखाना चाहता है, जैसे उसने पहले सऊदी ईरान पीस डील में किया था। तो अब प्लान है चाइना विल बिकम अ मीडिएटर। चाइना चाहता है कि वेस्ट उसे रिस्पॉन्सिबल पावर माने और मिडिल ईस्ट का कंट्रोल इनडायरेक्टली उसके हाथों में आए। बट द ट्रूथ इज़ चाइना इज़ नॉट रेडी फॉर फुल ब्लोन वॉर। ऐसा इसलिए क्योंकि ना उसकी मिलिट्री मिडिल ईस्ट में डिप्लॉयड है, ना उसकी पब्लिक वॉर के लिए रेडी है, और ना ही उसके ट्रेड पार्टनर्स चाहेंगे कि चाइना किसी वॉर में जाए। तो अभी के लिए चाइना ने अपना साइड चूज़ किया है ईरान, बट वॉर में जंप तभी करेगा जब एब्सोल्युटली नेसेसरी होगा। तो ओवरऑल चाइना का कैलकुलेशन सिंपल है। अगर अमेरिका डायरेक्ट वॉर में आता है तो चाइना भी आएगा, लेकिन अपने टर्म्स पर, अपने टाइम पर। चाइना के लिए सबसे बड़ा कंसर्न है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का ब्लॉक होना, क्योंकि अगर ऑयल सप्लाई बंद हुआ तो चाइना की सारी इकोनॉमी स्लो हो जाएगी। इसलिए चाइना भी एग्रेसिव डिप्लोमेसी कर रहा है, लेकिन मिसाइल रेडी नहीं किए। सो रिमेंबर दिस, चाइना शांत दिख रहा है। बट अगर वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन बनती है तो एक तरफ होगा अमेरिका और दूसरी तरफ होगा चाइना, रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया। अब रशिया के बारे में जान लेते हैं। मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की इम्पोर्टेंस के बारे में बता चुका हूँ। अब सोचिए, अगर ईरान इसको फुल ब्लॉक कर दे तो क्या होगा? ग्लोबल इन्फ्लेशन हो जाएगा, स्टॉक मार्केट क्रैश होने लगेगा, फ्यूल रैशनलिंग होने लगेगी और डेवलपिंग नेशंस की ग्रोथ ज़ीरो हो जाएगी। और इसका बिगेस्ट बेनिफिशियरी कौन होगा? वो होगा रशिया, क्योंकि जब गल्फ ऑयल अनअवेलेबल होगा तो दुनिया रशिया की तरफ देखेगी और तब यूएस के सैंक्शंस हटाने की बात होगी। रशिया के लिए ये गोल्डन चांस है कमबैक का, और इसलिए यूएस अलाउ नहीं करेगा कि स्ट्रेट ब्लॉक हो। बहरीन में यूएस नेवी 5th फ्लीट ऑलरेडी तैनात है। यूएस को पता है अगर ये चोक पॉइंट लूज़ हुआ तो पूरी दुनिया का कंट्रोल लूज़ हो जाएगा। इसलिए इसको बोला जा रहा है वर्ल्ड वॉर फॉर वाटर नॉट टू ड्रिंक बट टू ट्रांसपोर्ट ऑयल। अब क्वेश्चन है, क्या ईरान अपने ट्रेड चोक पॉइंट को वॉर टूल बनाएगा? और अगर बनाएगा तो क्या यूएस वापस से एक और मिडिल ईस्ट वॉर छेड़ेगा? वर्ल्ड वॉर तब होता है जब एक कॉन्फ्लिक्ट लोकल नहीं रहता, बल्कि ग्लोबल अलायंसेस उसमें कूद जाते हैं। और करंट सिचुएशन को देख के लगता है कि अब वो स्टेज आ गई है। एक तरफ है वेस्टर्न अलायंसेस, यूएसए, यूके, ईयू, इजराइल, नेटो, और दूसरी तरफ है रशिया, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया। ये ग्रुप फॉर्मेशन हो चुका है और प्रूफ है ग्राउंड पे। यूएस ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय किए हैं, रशिया ओपनली इजराइल को वॉर्न कर रहा है, चाइना ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक डील्स में है, नॉर्थ कोरिया अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स टेस्ट कर रहा है और ईरान तो डायरेक्टली वॉर मोड में ही चला गया है। अब दिक्कत यह है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और अगर ईरान बॉम्ब बनाता है तो सबसे पहले यूज़ करेगा इजराइल के अगेंस्ट। लेकिन इजराइल के पास न्यूक्लियर बॉम्ब अभी नहीं है, तो क्या वो रुकने वाला है? इसका आंसर है नहीं। ईरान के एक जनरल ने कहा, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम पाकिस्तान से न्यूक्स ले लेंगे। यस, पाकिस्तान।
दुनिया की इकलौती मुस्लिम कंट्री विद न्यूक्लियर वेपन जो इसराइल तक कंफर्टेबली पहुंचा सकते हैं। तो सोचिए, अगर ईरान पाकिस्तान के सीक्रेट न्यूक्स डील होती है तो वेस्ट का क्या होगा। और यहाँ पर एक और ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है OIC, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। पाकिस्तान ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है ताकि सारे मुस्लिम नेशंस को इसराइल के अगेंस्ट एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा सके। नैरेटिव बनाया जा रहा है ईरान वर्सेस इसराइल नहीं, इस्लाम वर्सेस इसराइल। ये एक डेंजरस एस्केलेशन है। अगर OIC यूनाइटेड हो गया तो दुनिया के 50+ मुस्लिम नेशंस एक साइड पर खड़े हो सकते हैं। और जब पाकिस्तान इस एंटायर ब्लॉक का अनऑफिशियल लीडर बन जाए तो उसके पास होगा रिलीजनल पावर, न्यूक्लियर रेलेवेंस और डिप्लोमेटिक क्लाउट। और सबसे डेंजरस बात, अगर पाकिस्तान ईरान के ऑयल रिजर्व्स पर किसी भी तरह से कंट्रोल पा लेता है तो उसका GDP इंडिया के कंपैरिजन में डबल डिजिट ग्रो हो जाएगा। इंडिया का स्टांस हमेशा रहा है नॉन अलाइंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। हमें रशिया यूक्रेन वॉर में भी न्यूट्रल स्टांस रखा, ऑयल भी खरीदा और डिप्लोमेटिकली भी सेफ रहे। बट अब दुनिया वैसी नहीं रही। इसराइल और ईरान दोनों हमारे फ्रेंड नेशन हैं। ईरान में हमने छाबार पोर्ट जैसे $multi-billion प्रोजेक्ट लगाए हैं। इसराइल से हमें ड्रोन्स, सर्वेलेंस टेक, डिफेंस सिस्टम रेगुलरली इंपोर्ट करते हैं। यहाँ दोनों से फ़ायदा है। लेकिन जब ये दोनों ही एक दूसरे से वॉर करें तो न्यूट्रल रहना इज़ नॉट एन ऑप्शन एनी मोर। इंडिया के पास ना तो न्यूक्स का रिलीजियस लेवरेज है, ना ही ऑयल रिसोर्सेज हैं, ना ही मिडिल ईस्ट के ग्राउंड पे मिलिट्री प्रेजेंस है। और अगर कल ईरान वर्सेस इसराइल वॉर एस्केलेट हो जाता है तो इंडिया ऑटोमेटिकली क्रॉस फायर में आ सकता है। इमेजिन करो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस ब्लॉक हो गया, ऑयल प्राइसेस बढ़ गए, इंडियन इकोनॉमी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा, छाबाहर पोर्ट प्रोजेक्ट डिटेल हो गया और इसराइल की डिफेंस डील्स होल्ड हो गई। तो अब आप समझ रहे हो, वी आर वॉकिंग ऑन अ वेरी टाइट रोप। इसलिए इंडिया के लिए बिगेस्ट लेसन यही है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में वर्च्यू से ज़्यादा मैटर करता है लेवरेज। और लेवरेज बिल्ड होता है प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी, अलायंसेस और टाइमली पोजीशनिंग से। इंडिया को अर्जेंटली अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ को असर्टिव बनाना होगा। न्यूट्रलिटी इज़ नॉट एन ऑप्शन एनी मोर, इट्स बिकमिंग अ लायबिलिटी। सो क्या इंडिया रेडी है ग्लोबल स्टेज पर एक पावर बनने के लिए, या हम सिर्फ स्पेक्टेटर बन के रह जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।